नमस्कार दोस्तों, today we are going to discuss the rule based on gerund, which are around 6 rules we will be discussing in this video, and these are very important for all the exams. दोस्तों स्वागत है, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली, आपका अपना चैनल। अगर आपको इसके वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शुरू करते हैं जेरेंड के रूल्स के साथ, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये डिफ़ाइन करूँगा आप लोगों के लिए कि जेरेंड होता क्या है। जेरेंड लुक लाइक एग्जैक्टली द सेम एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप लोगों ने टेंसेज में पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पर ऑल चैप्टर के अंदर टेंसेज का एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जिस पे सारे टेंसेज वेल डिफाइंड है, चार्ट के साथ दिया हुआ है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताऊंगा तो काफ़ी लंबा चला जाएगा सेशन। ये बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो है जिसमें आपको जेरेंड के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ नाउ कॉमन टू कॉल बोथ फॉर्म्स द आईएनजी फॉर्म। हाउएवर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए सिंपल है, जेरेंड में वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाता है तो वो आईएनजी फॉर्म कहलाता है और उसे हम जेरेंड कहते हैं। द जेरेंड ऑलवेज हैज़ द सेम फंक्शन एज अ नाउन। और जेरेंड का हमेशा फंक्शन कैसा होता है? नाउन की तरह, संज्ञा की तरह। ऑल्दो इट लुक लाइक अ वर्ब, हालांकि ये वर्ब की तरह दिखाई देता है। सो इट कैन बी यूज्ड एज। अब मैं आपको 6 रूल बताऊंगा किस किस प्रकार से ये यूज़ होता है जेरेंड सेंटेंस में, उसको नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्पॉटिंग द एरर और फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता ही आता है। पहला रूल देखिए, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जेरेंड को आप सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो हंटिंग है वो जेरेंड के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि हंट जो है उसके पीछे आईएनजी लगा हुआ है। हंटिंग टाइगर्स इज़ डेंजरस, इसे आपने सब्जेक्ट के रूप में बनाया। फ्लाइंग मेक्स मी नर्वस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा सेंटेंस में, नहीं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए रूल नंबर 2 देखिए, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। जहाँ पर टू बी लगना हो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज अटेंडिंग मीटिंग्स। वन ऑफ हिज ड्यूटी इज टू बी अटेंडिंग मीटिंग होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अगर आप ये सोचेंगे तो उसमें सिंपल आप क्या करेंगे? जेरेंड लगाएंगे। वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज अटेंडिंग मीटिंग। तो रूल बोलता है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द हार्डेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश इज अंडरस्टैंडिंग द जेरेंड। ये मैंने सेंटेंस बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके। आइए रूल नंबर 3 देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्रपोजिशन, हमने बताया था किसी भी वाक्य में जब प्रपोजिशन के बाद वर्ब लगाया हुआ जैसा दिखता है तो वो वर्ब ना होके आप उस पर टू नहीं लगाएंगे, वो जेरेंड लग जाएगा, सीधा आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो उससे पहले टू इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, शी अवॉइडेड हिम बाय वॉकिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। अगर यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगता, शी अवॉइडेड हिम बाय की जगह टू वॉकिंग हो जाता, क्योंकि बाय भी आपका प्रिपोजिशन है, टू भी आपका प्रिपोजिशन है, तो उसे आप प्रिपोजिशन में कंसिडर करते हैं, ना कि टू इन्फिनेटिव में। इसलिए ये एग्जाम्पल समझिए, शी अवॉइडेड हिम, बाय लगाया प्रिपोजिशन, तो इसके बाद क्या आएगा? जेरेंड आएगा। जेरेंड क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि रूल 3 बोलता है आफ्टर प्रपोजिशन द जेरेंड मस्ट बी यूज्ड व्हेन अ वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रपोजिशन। तो जब भी वर्ब प्रपोजिशन के बाद आएगा तो उस केस में आप उसे जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर प्रपोजिशन बाय है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज़ गुड एट कुकिंग। एट भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आ रहा है तो जेरेंड फॉर्म आपने लिखा। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग। इन भी प्रिपोजिशन है तो जेरेंड फॉर्म है वेटिंग।
कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो प्रिपोजिशन में एंड होते हैं, लाइक इन स्पाइट ऑफ प्रिपोजिशन है आपका, देयर इज नो पॉइंट इन प्रिपोजिशन है, ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। तो इन एक्सप्रेशन में भी सेम रूल होता है कि इसे प्रिपोजिशन कंसिडर करेंगे आप ऑफ इन को, और जेरेंड फॉर्म ही लगेगा इनके बाद। आगे देखिए रूल 4, आफ्टर अ नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब विच आर कंपोज्ड ऑफ अ वर्ब प्लस प्रिपोजिशन ऑब्लिक एडवर्ब, उन फ्रेजल वर्ब के बाद लगता है जेरेंड। एग्जाम्पल, टू लुक फॉरवर्ड, टू गिव अप, टू बी फॉर या अगेंस्ट, टू टेक टू पुट ऑफ, टू कीप ऑन, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड लगता है। आप इनको लिख के याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। देखिए आपने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है फॉरवर्ड टू, उसके बाद क्या लगा है, जेरेंड लगा है। हियर एक वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म जेरेंड हो गया, तो हियरिंग, क्योंकि ये रूल बोलता है फोर्थ, आप इन फ्रेजल वर्ब्स के बाद क्या यूज़ करेंगे, जेरेंड यूज़ करेंगे। आगे देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू गिव अप स्मोकिंग, गिव अप अगेन अ फ्रेजल वर्ब आएगा आपका, टू गिव अप, ये देखिए, फिर इसके बाद जेरेंड आएगा। तो ये पॉइंट्स याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शी ऑलवेज पुट्स ऑफ भी फ्रेजल वर्ब है, गोइंग टू द डेंटिस्ट। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा फ्रेजल वर्ब्स के लिए, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनके मीनिंग क्या क्या होते हैं हिंदी में आपके लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए रूल नंबर 5, ये रूल थोड़ा सा बड़ा है, रूल 4 को कंप्लीट करके फिर 5 में चलते हैं। देयर आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड अदर एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड द वर्ड टू एज अ प्रिपोजिशन नॉट एज अ पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा आपका, जो दिमाग में आपके आएगा, ये देखिए कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो सर टू जो लगाया है वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टू इन्फिनेटिव है या टू प्रिपोजिशन है। हमने यहाँ पर इसे एज अ प्रिपोजिशन कंसिडर किया है, तभी हमने उसके बाद अप या टू को हमने क्या किया है, जेरेंड फॉर्म यूज़ किया है। इसके बाद अप में तो आपका प्रिपोजिशन है ही है, जेरेंड यूज़ कर लेंगे, बट जहाँ पे आपका लग रहा है टू लुक फॉरवर्ड टू या टू टेक टू, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रिपोजिशन की तरह यूज़ कर रहे हैं या टू इन्फिनेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है, आगे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर सम फ्रेजल वर्ब एंड अदर एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड द वर्ड टू। कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, कुछ और एक्सप्रेशंस हैं जिन वर्ड में टू लगता है एज अ प्रिपोजिशन बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ टू इन्फिनेटिव। जो टू इस्तेमाल हो रहा है वो एज ए प्रिपोजिशन हो रहा है, बट टू इन्फिनेटिव में नहीं हो रहा। अब आपको कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल देखिए, इनमें टू लुक फॉरवर्ड टू टेक टू बी एक्स्टम्ड टू बी यूज टू, इनमें ये सारा प्रिपोजिशन की तरह यूज हुआ है बट नॉट एज ए टू इन्फिनेटिव। ठीक है, अब आपको पता कैसा चलेगा, ये रिकॉग्नाइज करना कि टू प्रिपोजिशन है या टू इन्फिनेटिव है या इसके बाद जेरेंड लगेगा नहीं लगेगा। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, देखिए फॉरवर्ड टू के बाद सीइंग लग गया, जेरेंड लगा, तो ये हम टू को प्रिपोजिशन समझ रहे हैं यहाँ पर, ना कि टू इन्फिनेटिव। आई एम यूज टू वेटिंग फॉर बसेस, यूज टू के बाद फिर वेटिंग लगा, यानी जेरेंड फॉर्म लगा वर्ब का, तो आप यहाँ पर इस टू को भी प्रिपोजिशन समझ रहे हैं। बट अभी ये देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रिपोजिशन है या टू इन्फिनेटिव है। इसका सिंपल सा रूल है, वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। आप सोच ही रहे होंगे ये, तो देखिए अब मैं खुलासा करता हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू चेक वेदर टू इज़ अ प्रिपोजिशन और पार्ट ऑफ अ टू इन्फिनेटिव। हम चेक कर सकते हैं सेंटेंस में
कि ये पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन है या पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। कैसे? इफ़ यू कैन पुट अ नाउन और द प्रोनाउन इट आफ्टर इट, अगर उन शब्दों के बाद आप नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं, कौन सा वाला? इट, आफ्टर इट, उस इट के बाद दूसरा इट लग जाएगा, देन इट इज अ प्रीपोजिशन एंड मस्ट बी फॉलोड बाय अ जेरेंड। अगर इट नहीं लगेगा तो वो टू इन्फिनेटिव का पार्ट होगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी। देखिए, आई एम एकस्टम्ड टू इट, कोई बोल रहा है आई एम एकस्टम्ड टू इट, मतलब आई एम एकस्टम्ड टू कोल्ड, टू द कोल्ड समझ लीजिए, ठीक है। आई एम एकस्टम्ड टू बीइंग कोल्ड, तो आप इट लगा पा रहे हैं तो एकस्टम के बाद बीइंग लग रहा है। आया क्लियर? अगर आप ये इट नहीं लगा पाते, सेंटेंस का सेंस नहीं बनता, मीनिंग गलत बनती, तो आप उसे टू इन्फिनेटिव में लेते हैं। क्लियर है? ये सिंपल है। इफ़ यू कैन पुट अ नाउन और द प्रोनाउन इट आफ्टर इट, देन इट इज अ प्रपोजिशन एंड मस्ट बी फॉलोड बाय जेरेंड। अगर आप इस टू के बाद इट लगा सकते हैं तो आप उस पर क्या करेंगे? देन इट इज़ अ प्रपोजिशन, तो उस पर आपका जेरेंड लगेगा। अगर आप इट नहीं लगा सकते हैं, सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाता है या सेंटेंस का सही अर्थ निकल के नहीं आता है, तो वो आपका टू इन्फिनेटिव होगा और जेरेंड नहीं लगेगा। बड़ा सिंपल है, एक दो एग्जाम्पल करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी रूल याद कर लीजिएगा। रूल 5, इन कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स में हम यूज़ करते हैं जेरेंड को, लाइक अ ड्राइविंग लेसन। इसका मतलब गाड़ी चलाना सीखना हुआ ना, ड्राइव करते रहना तो नहीं हुआ। अ स्विमिंग पूल, बर्ड वॉचिंग, train spotting, etc. It is clear that the meaning is that of a noun, not of a continuous verb. इन वर्ड का मतलब संज्ञा से है, ना कि कंटिन्यूस वर्ब से, जो वर्ब चलता हो। मीन्स कंटिन्यूस वर्ब मतलब जो क्रिया चल रही हो। आइए एग्जाम्पल देख के समझिए। द पूल इज़ नॉट स्विमिंग, हम स्विमिंग पूल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं बोल रहे ना कि पूल स्विम कर रहा है। स्विमिंग पूल का मतलब है कि जहाँ पर आप तैरते हैं, तो वो नाउन हुआ। इट इज़ अ पूल फॉर स्विमिंग इन। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 6, आफ्टर द एक्सप्रेशंस कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इट्स नो यूज, ऑब्लिक गुड एंड द एडजेक्टिव वर्थ। आप जेरेंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं? कुछ एक्सप्रेशंस के बाद, जैसे कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इट्स नो यूज, ऑब्लिक गुड या एडजेक्टिव वर्थ के बाद। एडजेक्टिव यानी विशेषण, आपको पता होगा, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, ऑल चैप्टर्स के अंदर आपको सारा मिल जाएगा एक ही वीडियो में। एग्जाम्पल देखिए। शी कुड नॉट हेल्प फॉलिंग इन लव विद हिम। कुड नॉट हेल्प, कांट हेल्प बोला था, इसके बाद फॉलिंग आया, देखिए जेरेंड फॉर्म लगा। आई कांट स्टैंड बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। कांट स्टैंड बोला था, कांट स्टैंड के बाद आपका देखिए जेरेंड आया। इट इज़ नो यूज, ऑब्लिक गुड, ट्राइंग टू एस्केप। अगेन आपका क्या आया? जेरेंड आया। फिर आगे देखिए। इट माइट बी वर्थ फोनिंग द स्टेशन टू चेक द टाइम ऑफ अ ट्रेन। वर्थ एडजेक्टिव के बाद फोनिंग आया, जेरेंड फॉर्म लगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहने के लिए लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।